नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमने पिछले जो वीडियो बनाया था वो प्लासी की लड़ाई पे था। अब हम बक्सर की लड़ाई के बारे में बात करेंगे और हम एक ही वीडियो में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ लेंगे बक्सर की लड़ाई के बारे में, जो कि एसएससी, बीपीएससी, अदर पीसीएस और यूपीएससी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा, आपको ध्यान से पढ़ना है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप बीपीएससी पाठशाला विद चौहान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं आगे वीडियो लाता रहूँगा और बीपीएससी की पूरी तैयारी करवाऊँगा इसमें, और कहीं से भी आपका कोई भी प्रश्न बिहार स्पेशल का नहीं छूटेगा। उसके बाद में अलग अलग सब्जेक्ट की भी आपकी तैयारी करवाऊँगा। तो चलिए बिना समय गवाए बक्सर की लड़ाई के बारे में पढ़ते हैं। तो बक्सर की लड़ाई के बारे में पढ़ने के सबसे पहले मीर कासिम के बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिर लड़ाई हुई क्यों, कारण क्या था। तो मीर कासिम जो था वो अलीवर्दी खां के सभी उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य था। अलीवर्दी खां, जिसके बाद आता है आपका सिराजुद्दौला, है ना, फिर आता है मीर जाफर और फिर आता है मीर कासिम। तो सबसे योग्य था ये 1762 ईस्वी में। क्यों योग्य था? क्योंकि इसने ये समझ गया था कि अंग्रेज इसके साथ भी वही करेंगे, तो इसने पहले ही सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी थी जिससे अंग्रेज इनसे अलग रहे। सबसे पहले तो बंगाल से इसने राजधानी उठा के मुंगेर ले आया था। 1762 में इसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। बंगाल में रहते तो अंग्रेज ज़्यादा तंग करते थे, तो बिहार ले आया था, राजधानी को मुंगेर ले आया। कुशल सेना के महत्व को इसने महसूस किया और पैसे की, मतलब उसको पता था कि धन का संचय बहुत जरूरी है और सेना कुशल होना चाहिए, इसलिए उसने इस पे काम किया। ठीक है। अब है कि स्वयं को ये एक स्वतंत्र शासक मानता था और अंग्रेजों के लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। मीर कासिम बोलता था कि मैं एक स्वतंत्र शासक हूँ, मैं किसी के अंदर काम नहीं करूंगा, कठपुतली नहीं बनूंगा। जबकि बनाया था इसको, मिर्जाफर का दामाद था और मिर्जाफर से को हटा के इसको अंग्रेजों ने ही बनाया था नवाब। लेकिन ये अपने आप को बोलता था मैं स्वतंत्र शासक हूँ, और अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। अंग्रेज फरमान का दुरुपयोग कर रहे थे। वही फरमान फिर से फर्रुखसियर वाला 1717 वाला, जिसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं, जिसको दस्तक बोलते हैं, जिस कारण मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार पर सभी करों को समाप्त कर दिया। इसने कहा कि तुम कर नहीं दोगे तो कोई भी कर नहीं देगा, सब व्यापार करेंगे। सारे छोटे बड़े व्यापारी भी उसी मार्केट में कूद पड़े जिसमें अंग्रेज थे। तो ये अंग्रेज चिढ़ गए इस बात से। अंग्रेजों ने इस बात का कड़ा विरोध किया और इसको लेकर 1763 में अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच युद्ध लड़ा गया। एक बार पहले युद्ध हो गया 1763 में। जो बक्सर की लड़ाई होगी वो 1764 में होगी। इस लड़ाई में क्या हुआ कि अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में युद्ध हुआ और कटवा, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूटी और मुंगेर में अंग्रेज जीत गए, क्योंकि ये शक्तिशाली थे, ऑब्वियसली अंग्रेज ही थे। मीर कासिम अवध भाग जाता है ना। अवध का नवाब उसमें सआदत खां होता है, मेरे ख्याल से सआदत खां होता है। ठीक है, तो सबको आप क्लियर कर लीजिएगा इसको आप। तो सुजाउद्दौला होता है। तब मीर कासिम अवध भाग गया और उसने अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ एक संघ का गठन किया, एक समूह बनाया और अंग्रेज से बंगाल को पुनः प्राप्त करने की कोशिश करी। सादत खां, मेरे मुंह बार बार आता दिमाग में, सादत खां अवध का संस्थापक था। जैसे निजाम उल मुल्क था आपका बंगाल का, वैसे अवध का था सादत खां। ठीक है, ये सारे मुगल वंश के सेना नायक, सेनापति थे या रणनीतिकर्ता थे, जिनको अलग अलग जगह दिया गया था। फिर उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था, अवध वाले ने और बंगाल वाले ने, और चिनक्रीज खान भी कर लिया था, हैदराबाद वाले ने। ठीक है, अब युद्ध की बात करते हैं। तो अक्टूबर 1764 में मीर कासिम, अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाएं एक साथ आ गई और अंग्रेजों की साइड से आ गया हेक्टर मुनरो, है ना, और बक्सर में उसने इन तीनों को पराजित कर दिया। मतलब मीर कासिम की सेना को पराजित कर दिया, अवध के नवाब को भी पराजित कर दिया और शाह आलम द्वितीय की सेना को पराजित कर दिया। क्योंकि शाह आलम द्वितीय उसमें मुगल सम्राट था, इसलिए कहा जाता है कि बक्सर का युद्ध ने एक निर्णायक युद्ध की भूमिका निभाई, जिसके बाद अंग्रेजों ने कहा कि अब पूरा भारत हमारे कब्जे में है, हमारे अंदर, अब हम ही इस पर शासन करेंगे। परिणाम क्या हुआ? इस निर्णायक लड़ाई ने बंगाल पर ब्रिटिश सत्ता को पूरी तरह से स्थापित कर दिया। इस युद्ध के बाद वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके अंतर्गत मुगल सम्राट ने बंगाल को अंग्रेजों को दे दिया और रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। तो बक्सर की लड़ाई का ये परिणाम हुआ, और भी बहुत सारे परिणाम हुए, आपको अभी इतना ही पढ़ना है। तो दोस्तों, बक्सर की लड़ाई में हमने ये चीज़ें पढ़ी, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ना सिर्फ बक्सर की लड़ाई संबंधित हैं, बाकी आपको बिहार, बंगाल और अंग्रेजों के संदर्भ पढ़ना बहुत जरूरी है। इसको मैंने नेक्स्ट स्लाइड में डाला है, चलिए उसको पढ़ते हैं। मेन पॉइंट, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में डाला मैंने इसको, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको दिख जाएंगे। जैसे एक पूछा जाता है प्रश्न कि मीर कासिम ने अपनी सेना को आधुनिक रूप से प्रशिक्षित करने के लिए किसको नियुक्त किया था? तो वो, उसका नाम गुरगिन खां था, जो अर्मेनिया का था। तो गुरगिन खां
आर्मेनियन व्यक्ति था जिसको मीर कासिम ने अपनी सेना को आधुनिक रूप से प्रशिक्षित करने के लिए नियुक्त किया था। दूसरा, मीर कासिम ने बिहार के नायब सूबेदार राम नारायण की हत्या करवा दी थी। क्यों करवा दी थी? क्योंकि राम नारायण ने लेखा जोखा देने से मना कर दिया था कि क्या खर्च हो रहा है, क्या वो हो रहा है, क्या टैक्स ले रहे हैं, मना, तो उसकी हत्या करवा दी। मीर कासिम ने एक और घटना को अंजाम दिया था जिसे पटना हत्याकांड के नाम से जाता है। तो पटना का मेरे ख्याल से जिलाधिकारी था वो एलिस, उसको उसने हत्या करवा दी थी और ये अंग्रेज एजेंट था ऐसा कहा जाता है, और मेरे ख्याल से वो जिलाधिकारी भी था पटना का। अब जो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1764 के बक्सर की लड़ाई के बाद, एक संधि, हर लड़ाई के बाद एक संधि होती थी जिसमें कहते थे कि आप इतना कर दो, इतना वो करो, तो इसमें भी संधि हुई। तो बक्सर की लड़ाई जो 1764 में हुई, उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। इसमें क्या क्या हुआ ये देखते हैं। इसमें शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के बदले, मतलब शाह आलम द्वितीय को अंग्रेज वार्षिक पेंशन देगा 26 लाख, इसके बदले में कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार देना पड़ा था। शाह आलम ने 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन स्वीकार कर लिया और बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को दे दिया। इसके एवज में मुगलों को अवध का कड़ा नामक क्षेत्र और इलाहाबाद का क्षेत्र अवध से प्राप्त हो गया था। कड़ा और इलाहाबाद अवध से मुगलों को प्राप्त हुआ और बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। ये याद रखिएगा, लिखा जाता है, पूछते हैं। अब एक चीज घटना और घटी थी कि जब ये हुआ तो रॉबर्ट क्लाइव भी गवर्नर बन गया था फिर बंगाल का, प्लस वो बक्सर की लड़ाई के बाद। तो रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना करी। इसका परिणाम ये हुआ कि 1770 ईस्वी में बंगाल और बिहार में भीषण अकाल पड़ा, लाखों लोग मरे थे। बिहार में खास करके अगर देखा जाए तो अकाल का जो प्रभाव था वो पटना, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया पे बहुत ज्यादा भयंकर था। ठीक है। बाद में 1772 ईस्वी में गवर्नर जनरल आते हैं वारेन हेस्टिंग, और इसने क्या किया, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। इस तरह से उस समय द्वैध शासन समाप्त हो गया और बंगाल में नवाब का भी दौर समाप्त हो गया। तो बंगाल का जो अंतिम नवाब था वो मुबारक उद दौला था, ये याद रखना है। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार में वसूली के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया, नायब नियुक्त किया, और उसने बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान को नायब नियुक्त किया और उड़ीसा में राय दुर्लभ को नियुक्त किया। ये राय दुर्लभ वही था जो प्लासी के लड़ाई में सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी किया था, ये ध्यान रखिएगा। तो जो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने नियुक्त किया था सिताब राय को नायब दीवान, वो बिहार के लिए, मोहम्मद राजा खान को बंगाल के लिए और राय दुर्लभ को उड़ीसा के लिए। यहाँ उड़ीसा लिखा है, उसको सुधार लीजिएगा, उड़ीसा के लिए। 1783 में बिहार में दोबारा अकाल पड़ा। दो बार अकाल पड़ने की बात होती है, एक होता है 1770 में, 1770 में, दूसरा 1783 में बिहार में। तो दोबारा अकाल पड़ता है तो एक अंग्रेज थे, वो जॉन सोर नाम था उनका, उन्होंने कहा कि हमें एक अन्नागार बनाना चाहिए। यह अन्नागार बनाने की बात की गई और 1784 में 1784 में पटना में जॉन गास्टिन जो था उसके देखरेख में गोलघर का निर्माण किया गया था। जो पटना का गोलघर है वो मुख्य रूप से अनाज रखने की जगह थी। उसमें आप देखोगे ऊपर से खाली है, नीचे से दरवाजे है, तो ऊपर से अनाज डाले जाते थे, फिर नीचे से उनको निकाला जाता था। वो कोई जेल नहीं था और ऐसा कोई जगह नहीं था, वो अन्नागार था जिसे जॉन गास्टिन ने बनवाया था और जॉन सोर ने बोला था कि ये बनवाओ। बना था 1784 में, बोला गया था बनाने के लिए 1783 में। तो इस तरह से हमने प्लासी की लड़ाई पढ़ ली थी, बक्सर की लड़ाई पढ़ ली और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम पहुंच रहे हैं अब जनजातीय विद्रोह की तरफ। तो अगले वीडियो में हम बिहार में जो जनजातीय आंदोलन या विद्रोह है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये 8-10 मिनट के वीडियो लाता हूँ मैं, कई वीडियोस तो 5, 4, 3 मिनट के भी हैं। तो मेरी अपेक्षा है आपसे कि आप 2-3 बार वीडियो को देखें, सुनें और इसको याद करने की कोशिश करें। बिहार में कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या आपको पीसीएस कोई भी एग्ज़ाम हो, मुझे नहीं लगता इससे बाहर से प्रश्न आएंगे। और मैं अलग से भी जब डिटेल में भारत का इतिहास पढ़ाना शुरू करूँगा तो और भी कई सारे तथ्य पढ़ाऊँगा आपको। यहाँ बिहार के संदर्भ में और एसएससी के संदर्भ में इतनी चीज़ें काफ़ी हैं, तो इसको आप रेडी कीजिए अपने हिसाब से और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज के वीडियो के लिए आपको देखने के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में हम बिहार में जनजातीय विद्रोह पर बात करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।